हाय एवरीवन। सो लास्ट हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक में दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र और एक है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। सो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखो, सपोज हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो हम बनाते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वर को हम ओ पे खड़ा कर देते हैं और बॉडी हमारी यहाँ पे होती है और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होता है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि अगर मैं इस रेफरेंस फ्रेम को उठा के अटैच कर दूं यहाँ पे इस तरह से कि मेरा जो ओरिजिन है वो कहाँ पे आ जाए, सी पे आ जाए, तो जब जब बॉडी मूव करेगी तब तब ये आपका ऑब्जर्वर जो कि क्या कहाँ पे खड़ा है, सी पे खड़ा है, तो आपका जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से फिक्स हो गया, चिपक गया, अटैच हो गया। अब जब जब आपकी बॉडी मूव करेगी तब तब ये सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा और इसके साथ साथ ये जो रेफरेंस फ्रेम है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। सो अगर हम डेफिनेशन की इसकी बात करें तो डेफिनेशन में अपन को लिखना है। अब आप सोचिए कि अगर आपने अपना रेफरेंस फ्रेम जो है वो सेंटर ऑफ मास से फिक्स कर दिया, राइट? अगर फिक्स कर दिया तो जो भी आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, अब उस रेफरेंस फ्रेम में, किस रेफरेंस फ्रेम में, जो हम अटैच कर चुके हैं, करेक्ट? ये रेफरेंस फ्रेम था हमारा और सेंटर ऑफ मास को हमने इस पे फिक्स कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया। तो जैसे जैसे अगर हमारा सेंटर ऑफ मास मूव करेगा वैसे वैसे रेफरेंस मूव करेगा, और अगर ये सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, साथ साथ में मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई। यानी कि अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, उसे हम कहते हैं सी फ्रेम। इसका नाम ध्यान रखना, सी फ्रेम से भी आ जाएगा कई बार, सी निर्देश तंत्र या सी फ्रेम या सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम से आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इफ ओरिजिन ऑफ certain initial reference frame is placed at the center of mass of an isolated system। कहने का मतलब है कि यदि किसी रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन, मूल बिंदु, किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे रख दिया जाए तो द सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम विल ऑलवेज बी एट रेस्ट। तो ऐसी स्थिति में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ऐसे रेफरेंस फ्रेम में हमेशा रेस्ट पे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब बस में जाते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हम थोड़े ना चल रहे हैं, बस चल रही है, तो हम तो अपने आप को रेस्ट पे समझते हैं क्योंकि हमने रेफरेंस फ्रेम खुद से अटैच कर लिया, बस को हमने खुद से अटैच कर लिया या अपने आप को हमने बस से अटैच कर लिया। तो अगर सेंटर ऑफ मास से रेफरेंस फ्रेम को अटैच कर देंगे तो जहां जहां बॉडी जाएगी वहां वहां रेफरेंस फ्रेम जाएगा। तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम में सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। सो दैट रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम और सी रेफरेंस फ्रेम। तो ऐसा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, सी रेफरेंस फ्रेम होता है। अब क्योंकि वीसी जीरो है और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि P इज इक्वल टू क्या होता है, MVC होता है, तो अगर VC जीरो है तो अपना क्या हो जाएगा, P जीरो आ जाएगा, और P जीरो होते ही क्या हो जाएगा, जीरो मोमेंटम। इसलिए C फ्रेम का एक और नाम होता है, C फ्रेम जो होता है ऑल्सो कॉल्ड जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको, वाई C फ्रेम इज कॉल्ड जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम। तो आपको तब यही डेफिनेशन लिखनी है, यही 4 लाइन लिखनी है। दैट्स इट, ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार लेबोरेटरी फ्रेम देख लेते हैं। लेबोरेटरी की डेफिनेशन एज सच आपके पास आएगी नहीं, लेकिन लेबोरेटरी जो होगा, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलते हैं जो लैब से अटैच होता है। तो द रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू लेबोरेटरी इज कॉल्ड लेबोरेटरी या फिर एल रेफरेंस फ्रेम। ध्यान रहे, ये हमेशा फिक्स रहता है, बॉडी घूमती रहती है, ये बॉडी के साथ साथ नहीं घूमता है। सी फ्रेम जो होता है वो बॉडी के साथ साथ घूमता है, लेबोरेटरी फ्रेम जो होता है वो बॉडी के साथ साथ नहीं घूमता है। अब हमें इन दोनों फ्रेम के अंदर पार्टिकल की कोलिजन के बारे में पढ़ना है ना? तो हम कोलिजन देख लेते हैं कितने टाइप की होती है। तो हम 2 टाइप की कोलिजन पढ़ेंगे। एक होगी हमारी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर,
एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये भी आपने 11th-12th के अंदर पढ़ रखा है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आपके पास एग्जाम में आ सकती है। तो आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। सो अगर टक्कर ऐसी हो रही है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल की, टक्कर करने वाले जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डज नॉट चेंज ड्यूरिंग कोलिजन। तो इस तरह की डेफिनेशन जो कोलिजन होती है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन में दो क्वांटिटीज कंजर्व रहती है, एक तो लीनियर मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी, दोनों कंजर्व रहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल नहीं देना है। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी मैथ करनी है। सो सपोज हमने दो पार्टिकल लिए m1 और m2। पहले वो टक्कर से पहले उनकी वेलोसिटी थी u1 u2 और टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटी हो गई v1 v2। तो हमें पता है कि एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। इसी के साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये था इलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक, इनइलास्टिक भी में ना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, पर हम क्या बात कर रहे हैं, परफेक्टली, इसलिए ध्यान रखिएगा परफेक्टली की डेफिनेशन देंगे। तो व्हेन टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर, दो पार्टिकल थे, दोनों एक दूसरे के पास में आए, टक्कर हुई, टक्कर के बाद में दोनों पार्टिकल बिल्कुल चिपक गए और चिपक के कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ऐसी टक्कर में आपका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ध्यान रहे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी पर टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ऐसे पार्टिकल जो कि टक्कर के बाद आपस में चिपक जाते हैं उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो कंजर्व नहीं रहेगी तो मोस्ट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट इज कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म एनर्जी, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन के दौरान हीट जनरेट हो गई, जब वो टकराए तो टक्कर में फ्रिक्शन हुआ, हीट बनी, हीट के अंदर चले गए। लेकिन ऐसी कोलिजन में भी लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो अब इसका मैथ्स देख लेते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो वही करेंगे कि इस बार दो पार्टिकल थे m1 m2, शुरुआत में दोनों आए u1 u2 से चल रहे थे, टक्कर के बाद क्योंकि वो चिपक गए, अब चिपकने के बाद वो एक बॉडी बन गई तो एक ही वेलोसिटी से चलेगी, तो वो कॉमन वेलोसिटी कितनी है, v। तो टक्कर से पहले का मोमेंटम निकालते हैं, तो टक्कर से पहले का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर के बाद क्या सिचुएशन हो रही है, ये कंबाइंड बॉडी है जो जा रही है v से, और इसका मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो टक्कर के बाद का मोमेंटम हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी। तो यहाँ से v का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये। और काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी हो जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। और आफ्टर कोलिजन कितना होता है, आफ्टर कोलिजन में मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 और वेलोसिटी कितनी है, v। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ है, इस एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा नेचर में, यूनिवर्स में हमेशा कंजर्व रहती है। तो टोटल एनर्जी अगर अपन देखते हैं तो टक्कर से पहले तो केवल क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। टक्कर के बाद आपके पास क्या है, एक तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी और साथ में जो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकली है या किसी और फॉर्म में एनर्जी निकली है तो प्लस का क्यू। तो क्यू क्या है आपके पास, लॉस ऑफ एनर्जी दूसरे रूप में। तो ये आपके पास क्या होती है, दो तरह की कोलिजन्स होती है जिनके बारे में एक ब्रीफ आइडिया हमने ले लिया है। अब आपके पास क्या करना है, एनालिसिस ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल। हमें टक्कर को थोड़ा सा एनालाइज करना है, एल फ्रेम में भी करना है और सी फ्रेम में भी करना है, फिर इन दोनों का आपस में रिलेशन भी निकालना है क्योंकि ये चीज हमारे सिलेबस में है। तो हम सबसे पहले जो टक्कर लेते हैं वो कौन से टाइप की लेते हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। मतलब हमारी कोलिजन कैसी रहेगी, इलास्टिक रहेगी। और हेड ऑन का मतलब है कि दोनों पार्टिकल जो है एक ही लाइन पे आएंगे और टक्कर के बाद एक ही लाइन पे रहेंगे, सिंगल डायमेंशन के अंदर रहेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एल फ्रेम के अंदर हम इसको ले लेते हैं। तो दो पार्टिकल है m1 m2 और उनका वेलोसिटी पहले था u1 u2 और बाद में हो गया v1 v2।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन लिया है, हेडिंग याद रखना, इलास्टिक कोलिजन लिया है, तो इक्वेशन 1 जो है वो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन है, अभी अभी पढ़ा था, और इक्वेशन 2 जो है वो काइनेटिक एनर्जी का है, वो भी अभी पढ़ना है। अब री राइटिंग इन द इक्वेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म, यहाँ से इक्वेशन 1 से देखो, अगर मैं v1 वाले टर्म को इधर लाऊं तो m1 कॉमन आ जाएगा और u1 माइनस v1 बचेगा, यानी ये वाला टर्म बचेगा, और इस u2 को अगर v2 के पास ले जाओ तो v2 माइनस u2 बचेगा और ये वाला टर्म आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो 1/2 से 1/2 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर भी अगर मैं v1 स्क्वायर वाले टर्म को इधर लेके आ जाऊं तो m1 कॉमन आ जाएगा और ये वाला पार्ट बन जाएगा, और इस u2 स्क्वायर वाले टर्म को अगर इधर लेके चले गए तो आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 4 जो है, मैं इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इस वाले टर्म को ऊपर रखना है हमें, ना, हमें 4 को डिवाइड करना 3 से, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा u1 प्लस v1 यानी a प्लस बी और u1 माइनस v1। ये इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड लिखा है मैंने, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से, जो कि कितना है आपके पास u1 माइनस v1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल u1 प्लस v1 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, v2 प्लस u2 मिलेगा। अब इस u2 को इधर ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में और v1 को ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो आपको इक्वेशन 5 यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि रिजल्ट को लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं अपन। सो व्हाट इज दिस u2 माइनस u1? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कोलिजन। देखो हमारे पास टक्कर से पहले क्या हो रहा था कि मान लीजिए ये जा रहा था u1 से, ठीक है, और अभी मैं साइन प्लस माइनस नहीं ले रही हूं, इसलिए मैं u2 को भी इसी डायरेक्शन में ले रही हूँ। जाहिर सी बात है, मान लीजिए u2 ना आपका धीरे हुआ और u1 ज्यादा हुआ, तब भी टक्कर हो जाएगी, इसलिए प्लस माइनस का भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो टक्कर से पहले ये दोनों पार्टिकल जो हैं ऐसे चल रहे थे। तो अगर मैं आपको पूछूं कि सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है मुझे पहले के रिस्पेक्ट में, तो आपने क्लास 9th 10th के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर एक पार्टिकल जा रहा हो और दूसरा पार्टिकल भी जा रहा हो और पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे की निकालनी हो, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे की निकालनी हो, तो जिसकी निकालनी होती है उस वेलोसिटी को तो हम एज इट इज रखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालनी होती है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी होती है, उसको जब रेस्ट पे मान लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसे स्थिर मान लिया जाता है और उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल को मिल जाती है। तो पार्टिकल है हमारा सेकंड, किसके सापेक्ष निकालना है, पहले के सापेक्ष निकालना है, तो वो आपकी u2 माइनस u1 हो जाएगी। इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, जो कि आपने पढ़ रखा है। तो u2 माइनस u1 जो है वो टक्कर से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी है। इसी तरह से v2 माइनस v1 जो है वो टक्कर के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी है। किसकी है, सेकेंड पार्टिकल की है, और किसके रेस्पेक्ट में है, फर्स्ट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में है, लेकिन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सो इक्वेशन 5 से हम ये कह सकते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो टक्कर से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी टक्कर के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है, क्योंकि इक्वेशन 5 में देखो आपको यहाँ पे माइनस साइन मिल रहा है। तो ये कह रहा है इक्वेशन 5 से कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, बट डायरेक्शंस गेट रिवर्स्ड। जाहिर सी बात है, पहले आ रहे होंगे ऐसे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अब हमें कुछ वो निकालना है कि टक्कर के बाद वेलोसिटीज होगी कितनी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 से अगर आप v1 निकालो, इक्वेशन 5 जो है आपके पास, यहाँ से अगर v1 निकालो तो v2 को दूसरी साइड में भेज देना, आपको इक्वेशन 6 मिल जाएगा। और इसी इक्वेशन 5 से अगर आप v2 की वैल्यू निकालोगे तो आपको इक्वेशन 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे v1 को एलिमिनेट करेंगे इन इक्वेशन 3 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 6। तो v1 को एलिमिनेट करना है हमें, तो v1 की जो वैल्यू है इक्वेशन 6 से उठा के हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो ये चीज आप करना, v1 की वैल्यू देख लीजिए, ये जो वैल्यू है ये हम रखेंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 आपकी ये रही, जो v1 की वैल्यू अभी इक्वेशन 6 में मैंने आपको दिखाई थी वो आपको किस में रखनी है,
यहाँ पे रखनी है वो V1, बस इक्वेशन 3 में जो V1 की वैल्यू अपन को इक्वेशन 6 में जो V1 मिला है वो आपको यहाँ रखना है, थोड़ा सा इसको सोल्व करना है, जो कि मैं मान के चल रही हूँ आप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए V1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ ये U1 था माइनस V1 था, तो यहाँ पे ये V1 रख दिया, राइट हैंड साइड में आपको ये का ये टर्म मिला था, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को सोल्व करके आप V2 की वैल्यू निकाल लीजिए, विच यू कैन डू। V2 वाले टर्म को एक साइड ले लीजिए, V2 वाले टर्म को एक साइड ले लीजिए, और जो टर्म दूसरे साइड में है और जो कॉमन आ रहा है उसको नीचे डाल दीजिए, तो यू विल गेट V2 दिस। अब ये वाला जो कैलकुलेशन है वो मैं करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको भी आनी चाहिए, कि इसको सॉल्व करके अगर अपन V2 की वैल्यू निकालेंगे, ये एक इक्वेशन उसको सॉल्व करके V2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। सिमिलरली इक्वेशन 7 में देखो, इक्वेशन 7 में आपके पास क्या है, V2 है। सेम इक्वेशन 3 के अंदर यहाँ पे था V1 माइनस V2, इस जगह था, तो यहाँ पे अपन ने V2 की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ से, 7 से पुट कर दी, और किस में करी है, इक्वेशन 3 में करी है। सॉल्व करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, V1 की वैल्यू निकालेंगे, तो V1 आपको मिल जाएगा ये। ओके, नाउ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड अगर देखें तो अभी अभी अपन ने देखा था ये U2 माइनस यहाँ पे U1 माइनस U2 माइनस U1 है। हमने देखा था कि U2 माइनस U1 जो था वो माइनस का V2 माइनस V1 हमें मिला था। तो अगर मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड देखते हैं, सिर्फ तो माइनस का साइन कंसीडर नहीं होता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मैं इसका लूं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, तो अगर मैं इसको लेके आऊंगी तो किसके इक्वल आएगा, 1। तो रेशियो जो है रिलेटिव वेलोसिटी का वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 10 आपके पास हो जाएगी। स्पेशल केसेस में अगर अपन देखते हैं कि अगर दोनों पार्टिकल का मास बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, इक्वेशन 8 और 9 में आपको कुछ नहीं करना है, m1 और m2 को बराबर रख देना है। तो इक्वेशन 8 और 9 में दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें आपको m1 और m2 को बराबर रखना है। m1 m2 को बराबर रखोगे ना तो यहाँ पे भी m1 आ जाएगा, फिर ऊपर 2m1 है, नीचे भी 2m1, कैंसिल आउट हो गया, और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m2 माइनस m1 है, तो V2 किसके बराबर आया है, U1 के बराबर। सेम चीज आप क्या करेंगे, 9 में करेंगे और रिजल्ट आप खुद निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि V2 जो है वो U1 के बराबर आएगा और V1 जो है वो U2 के बराबर आएगा। इसका ये मतलब हो जाएगा कि अगर मास सेम होता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। टक्कर से पहले जिस पार्टिकल के पास U1 था वो अपनी वेलोसिटी किसको दे देता है, दूसरे वाले पार्टिकल को, और दूसरे वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी U2 थी वो किसको दे देता है, फर्स्ट वाले पार्टिकल को। ये तो केस 1 हो गया आपका, ठीक है। केस 2 ये है कि अगर सेकेंड पार्टिकल शुरुआत में टक्कर से पहले रेस्ट पे था, यानी कि पहला पार्टिकल ये तो रेस्ट पे था और ये इसके पास चला आ रहा था, तब भी टक्कर होगी, तो इसके पास तो U1 है और U2 आपके पास 0 है। तो सेम इक्वेशन 8 में और 9 में आप क्या करेंगे, U2 को 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप U2 को 0 पुट करेंगे आपको V2 की वैल्यू ये मिल जाएगी और V1 की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। अच्छा, अब हम फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपन निकालते हैं जो कि ट्रांसफर टू द सेकेंड पार्टिकल हुआ, उसका मतलब ये है, ट्रांसफर टू सेकेंड पार्टिकल का मतलब ये है कि U1 जो था उसने अपनी, ऑल्दो ये ट्रांसफर आपके पास एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आप करना चाहो तो कर सकते हो। सेकेंड पार्टिकल की टक्कर के बाद देखो U1 जो था वो किसको मिला, V2 को मिला था। सेकेंड वाले पार्टिकल को पहले वाले ने अपनी वेलोसिटी दे दी, तो पहले वाले की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 U1 स्क्वायर, और दूसरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसलिए आप इसको नहीं करो तो भी चलेगा, करना है तो आप कर लो आराम से। V2 और U1 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, आपको यू विल गेट दिस थिंग। और जब m1 m2 होगा तो और V1 0 होगा तो V2 इज इक्वल टू U1। वैसे इक्वेशन आपके यहीं तक आएगा, इक्वेशन 12 तक आएगा। दिस पार्ट विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा आपको केस 2 है, सेकेंड पार्टिकल इज मच हैवियर। अगर m2 की वैल्यू जो है वो m1 से बहुत ज्यादा है और दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे भी है, तो इक्वेशन 11 और 12 के अंदर आपको क्या करना है, V1 विल बी नियरली इक्वल टू माइनस U1। और ये मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी आपको, इक्वेशन 11 और 12 में हमें क्या रखना है, कंडीशन क्या था इक्वेशन 11 12 में, ये रहा। ये मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। हाँ, इसमें हमें क्या रखना है, M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1। आई होप हमें यही रखना है।
हाँ, और U2 को 0 रखना है, और U2 को 0 रखना है। तो U2 को 0 रखने से तो कोई मतलब है ही नहीं, 11-12 के अंदर U2 है ही नहीं, बस M2 बहुत 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 बड़ा है। अगर आपके पास M2 बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पर देखिए कि इस पे, यहाँ पे देखो M2 से डिवाइड करो ऊपर और M2 से डिवाइड करो नीचे। तो ऊपर यहाँ पर तो आपको M2 बाय M2 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, M1 अपॉन M2, करेक्ट। तो M2 बहुत ज्यादा लिया है हमने, तो ये टर्म जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, M2 बाय M2 मतलब 1। तो आपको न्यूमरेटर में तो क्या मिल रहा है, 0 माइनस 1। और नीचे भी आपके पास देख लो, यहाँ पे M1 बाय M2 आएगा, उसको अपन 0 मान लेंगे, और प्लस M2 बाय M2 आएगा यानी कि 1 मान लेंगे, और ये साथ में किससे मल्टीप्लाई है, U1 से। तो ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस का U1। तो इक्वेशन 12 से देखो, इक्वेशन 12 से क्या मिला, V1 जो आ रहा है वो माइनस का U1 के बराबर आ रहा है। इसी तरह से आप यहाँ ऊपर भी M2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी आप M2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी आप M2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी आप M2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 1 हो जाएगा, और आपको मिलेगा 2M1 बाय M2, और U1 मिलेगा V2 के इक्वल। तो V2 जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 2M1 बाय M2 और U1, पर क्योंकि M2 बहुत हैवी है तो ये टर्म नियरली इक्वल टू क्या है, 0, इसलिए आपको V2 क्या है, नियरली इक्वल टू 0 मिल रहा है, और V1 आपको किसके इक्वल मिल रहा है, माइनस का U1 के बराबर। इसके बाद आपके पास क्या है, when the first particle is heavier, ये चीज अब आप करेंगे, जो ऊपर वाला मैंने केस बताया है सेम 11-12 के अंदर करना है, वो उल्टा आ जाएगा। इस बार M1 को आपको भारी रखना है, इसलिए ऊपर नीचे डिवाइड किससे करोगे, M1 से करोगे। मैंने अभी भी किससे किया था, M2 से किया था। आप दोनों इक्वेशन में किससे डिवाइड करोगे, M1 से करोगे, और U2 आपका 0 है ही, तो इस बार आपको ये चीज मिल जाएगी जो कि आप खुद करेंगे। ये हमने किया था, हेड ऑन कोलिजन थी, आमने सामने की टक्कर थी, लेकिन वो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किया था। अब यही टक्कर जो है वो हमें किस में करनी है, सी फ्रेम में करनी है। और ये जो सी फ्रेम वाला है ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।